हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपनी इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके फर्दर कुछ टॉपिक्स रह गए थे। तो आज हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस कर्व? It refers to graphical representation of all possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। हम ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में जो हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेरियस कम्बिनेशंस देखते हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम दो गुड्स की बात करते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन देखते हैं जिसमें हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें कम्बिनेशंस बनेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसमें हम अलग अलग रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, इस कर्व की कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिसके बेसिस पे ये ड्रॉ होता है। तो द फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारी कैपिटल है, रिसोर्सेज, हमारी कैपिटल भी एक रिसोर्स है। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो हमारे पास वही है, हमने उसको आगे फर्दर कोई एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करी है। जो स्टार्टिंग में था वही है, कोई चेंज नहीं आएगा रिसोर्सेज में। दे कैन बी ट्रांसफर्ड। अब हम क्या होता है, एक रिसोर्स को दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम गुड एक्स में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसको हम गुड वाई के प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में खाली 2 गुड्स बन रहे हैं, खाली 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, गुड वाई और एक्स हमने लेट किया हुआ है। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, हम उनका कोई वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, मनी को कोई वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं ना ही हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिसोर्स, मतलब हमने कोई टेक्नोलॉजी ली है, ठीक है ना, तो वो टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि गुड एक्स और गुड वाई के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट हो। हम ये मैं आपको एग्जांपल के उस पर बताती हूँ। मान लो गुड एक्स हम किसी मशीन के थ्रू 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अगर हम उस मशीन को गुड वाई के प्रोडक्शन में यूज़ करें तो हम खाली 8,000 यूनिट्स बना पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2,000 यूनिट्स का डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस किस वजह से आया है? क्योंकि हमारी जो रिसोर्स जो गुड एक्स में एफिशिएंसी थी जितनी, उसकी जरूरी नहीं है गुड वाई में भी वो उतनी ही एफिशिएंट हो, ठीक है ना। एंड द लास्ट assumption इज टेक्नोलॉजी आर रिमेन्स कांस्टेंट। हम ये मान के चल रहे हैं टेक्नोलॉजी जो हमने ली हुई है वो कांस्टेंट है, ना तो हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ना तो अपग्रेड हो रही है, ठीक है, और ना ही हमारी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना ही वो आउटडेटेड हुई है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में हमने कोई चेंज नहीं माना है, वो जैसी है कांस्टेंट वही रखेंगे। तो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम पढ़ेंगे पीपी कर्व की फिगर कैसी होती है। तो ये कुछ इस तरीके का पीपी कर्व बनता है। हमने 2 गुड्स लिए हैं, एक गन लिया है और एक बटर लिया है। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने बटर की यूनिट्स ली हैं और वाई एक्सिस पे हमने गन्स की यूनिट ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप इस कर्व को अगर ध्यान से देखें कि अगर हम एक्स की एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाना, अभी हम 0 से हमने एक्स की एक यूनिट बनाई, तो इसके लिए हमें y की, मतलब गन की, हमें कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो देख सकते हो आपको हमें -3 यूनिट, हमें 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बटर की एक यूनिट बनाने के लिए। अगर हम इसको फर्दर इसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो हमें और एक -3 यूनिट्स और कम करनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हमें 3 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है इसकी एक यूनिट को गेन करने के लिए। यही आप आगे पढ़ोगे, इसको ही हम MRT बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप सो कि आपको ग्राफ समझ आ गया होगा कि AG ग्राफ है, ये हमारा PPF कर्व है कि हम देख सकते हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमें दूसरी यूनिट की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये हमारा PPF कर्व बताता है। सो नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ऑफ PPF कर्व। अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, अब हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन लिए हैं प्रोडक्शन के, ABCDE। तो आप देख सकते हैं अगर हम गन्स की 21 यूनिट बना रहे हैं तो हम बटर का एक भी यूनिट नहीं बना रहे, तो MRT 0 है। MRT मतलब क्या होता है कि कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपॉन में हम कितना गेन कर रहे हैं। तो एक यूनिट को, एक प्रोडक्ट की कितनी यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है दूसरे यूनिट की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप आगे देख सकते हैं बी कॉम्बिनेशन में हमने इसकी 20 यूनिट्स बनाई है, मतलब हमने एक यूनिट को फॉरगॉन किया है इसकी एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 1:1। जितना हमने सेक्रीफाइस किया है उतना ही हमने गेन किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है गन की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए। तो आप रेशियो देख सकते हैं 2:1।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये देख सकते हैं हमने -3, हमें 3 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी इसकी फर्दर एक्स्ट्रा 1 यूनिट बनाने के लिए। यहाँ पे हमें 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ हमें 5 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इसकी 1 यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसके हमने रेशियोज लिए हुए हैं कि कितना हमने सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपॉन में कितना हमें गेन हो रहा है। तो ये हमारा PPF का शेड्यूल है। नेक्स्ट इज, ये है हमारी एक्सप्लेनेशन हमारा PPF कर्व की। तो आपने देखा था PPF कर्व कुछ इस टाइप का था हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा गुड एक्स था जो हमने बटर लिया हुआ था, और यहाँ पर हमारा गुड वाई जो कि हमने उसमें एग्जाम्पल के उस पर गन लिया हुआ है। तो अब इसमें बोला है कि हमारे पॉइंट्स जो थे, मान लो यहाँ पर हमारा A पॉइंट था, B पॉइंट है, C D E, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बने हुए थे उसमें आपने देखा था। तो उससे हमारा जो ये कर्व बन रहा है, ये कर्व, इसको ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। उसमें AG कर्व शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर। तो हम इस कर्व से हम बता सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम यूनिट्स है जो कि हम इन 2 गुड्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसके साथ। एवरी पॉइंट ऑन PPC like A, B, C, D, E, F is enough figure indicates full employment and efficient use of resources। हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन इस कर्व पे शो हो रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, हमने एम्प्लॉयमेंट फुली किया है, और दूसरा कि हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया है विदाउट एनी वेस्टेज। तो ये पॉइंट्स बताते हैं। मैं आपको आगे मैं बताऊंगी कि कुछ अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं, कुछ अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें PPC के थ्रू पता चलता है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज, अब आप पढ़ने वाले हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी लास्ट वीडियो पे देखा होगा कि क्या होता है कि एक यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक किसी ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें एक ऑप्शन को फॉरगॉन करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। क्या हो रहा है कि एक कमोडिटी को, जैसे हमने बोला था गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है ना। तो आपने देखा था कि गुड वाई की हमें 3 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, ऐसे यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे इसकी एक यूनिट बनाने के लिए। तो इसमें ये क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट जो हम एक कम्युनिटी की सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए दूसरी कम्युनिटी की। इन केस ऑफ PPC MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हमारा MOC क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। आपने देखा था उसमें कि पहले 1:1 आया था, फिर 2:1 आया था, फिर 3:1 आया था। क्या था हमारा, ये इंक्रीज हो रहा था। क्यों है ये, रीजन क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ MOC ऑपरेट बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। अभी मैं अपनी वीडियो हटाती हूँ। डिक्रीजेस एज दे आर शिफ्ट फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो फुली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में। अब वही रिसोर्स अगर हम X में लगा रहे थे, ठीक है, और Y में लगा रहे थे, Y में तो वो यूनिट्स बना पा रहा था 20, ठीक है, मगर इसमें इसकी एक यूनिट बनाने के लिए हमें इसकी 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। वहां पे वो टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट थी कि वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही थी, मगर गुड एक्स की वो खाली एक ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम इसकी फर्दर और यूनिट्स बनाएंगे तो हमें गुड्स एक्स की और ज़्यादा हमें यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये MOC इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। एक्स में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए थे, क्या कहते हैं हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन इज हमारा एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड एक्स में उतने एफिशिएंट नहीं है जितने वो गुड वाई में थे, ठीक है ना। तो हमारी एफिशिएंसी क्या है, वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई हमारे MOC क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट आता है मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, is the ratio of number of units of commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। तो ये हमारा एक रेशियो बताता है कि हमने नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस की, इसको बोलते हैं हम चेंज, ठीक है ना। जो हमने यूनिट सेक्रीफाइस करी अपॉन में जो यूनिट्स हमने गेन करी, मैंने आपको दिखाया था हमने 20 से हमारी 18 यूनिट हो गई थी गुड एक्स की, सॉरी वाई की, गुड एक्स का 0 से 1 यूनिट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कितने का चेंज आया, सेक्रीफाइस कितना किया हमने, 2 यूनिट्स को चेंज किया। अब चेंज निकालते हैं तो 20 - 18 अपॉन में गेन हमने 1 - 0, दैट इज 2 अपॉन में 1। तो हमारा रेशियो आ गया 2:1। तो ये हमारा MRT होता है। MRT क्या करता है, इंक्रीज करता है बिकॉज इट एज्यूम दैट
नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जो हमने सबसे पहले बेसिक अजम्पशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है दो गुड्स में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसकी वजह से ही हमारा MRT क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जो रिसोर्स गुड Y में एफिशिएंट थी वो ज़रूरी नहीं है गुड X में भी उतनी ही एफिशिएंट हो। इसकी वजह से हमारा MRT इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PPF। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है PPF स्लोस डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा PPF होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका रीज़न है मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय ओनली बाई टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। कि हम अब यहाँ पे मैंने कार और रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया हुआ है, तो हम कार की एक्स्ट्रा यूनिट तभी बना सकते हैं जब हम रेफ्रिजरेटर की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसकी वजह से हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसकी फर्दर यूनिट्स बनाने के लिए हमें इसको डिक्रीज करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है PPF इज कॉनकेव शेप। इसकी शेप ना कॉनकेव है। आपने साइंस में पढ़ा था दो शेप होती है, कॉनकेव होती है, दूसरी कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, तो ये इसका कॉनकेव शेप होती है। इसका रीजन क्या है, आपने MRT के बारे में पढ़ा था। इसका क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो आपने देखा था वो रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT हमारा ये कॉनकेव शेप होता है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि रिसोर्सेज क्या है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। दैट्स वाई ये MRT हमारा इंक्रीज होता है और इसकी शेप कॉनकेव आ जाती है। तो इसकी दो बेसिक अजम्पशन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज PPF हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सेकंड वर्ड इज कि हमारा कॉनकेव शेप होता है। कुछ रीजंस होते हैं जब ये चेंजेस आते हैं, वो हम आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कब हमारा PPF कर्व रोटेट होता है और कब शिफ्ट होता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो क्या होता है कि आपने देखा था PPF के ऊपर जो कर्व के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स आ रहे थे, मैंने उसमें बोला था क्या वो फुल एम्प्लॉयमेंट है और हमने रिसोर्सेज को फुली यूज़ किया है, फुल यूटिलाइजेशन हुआ है। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने अपना रिसोर्सेज का एफिशिएंटली और फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है। और जो इसके बाहर आ रहे हैं कर्व के, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस कॉम्बिनेशन को अटेन कर सके। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो C पॉइंट है वो है हमारा अनअटेनेबल, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकें। और जो हमारे कर्व के ऊपर आते हैं पॉइंट्स, वो कर्व है जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू हम इन गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो इसके अंदर आते हैं वो होते हैं, वो भी अटेनेबल पॉइंट्स हैं, मगर वो क्या है, हमने वो फुल रिसोर्सेज उसमें नहीं लगाई है। ओके, तो क्या बोलते हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑन एंड इनसाइड द फ्रंटियर आर अटेनेबल। जो भी फ्रंटियर के ऊपर या अंदर होते हैं वो सब क्या होते हैं, अटेनेबल होते हैं। अगर हम पॉइंट A की बात करें ये भी अटेनेबल है, और पॉइंट B की बात करें तो ये भी अटेनेबल है, मगर पॉइंट B क्या है, बेटर है, क्योंकि इस B पॉइंट पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, ना ही ओवर है ना ही अंडर यूटिलाइजेशन है, मगर हम यहाँ A पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और C पॉइंट ऐसा है, वो अनअटेनेबल पॉइंट है। पॉइंट C इज अनअटेनेबल क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। मान लो कि टेक्नोलॉजी हमें अपग्रेड करनी है इसके लिए, ठीक है, और मैंने बताया था हमारी टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है। तो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा कभी आगे जाके, तभी हम इस पॉइंट को अटेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम इस पॉइंट को अटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने बताया था कि हमारा PPC कर्व शिफ्ट या रोटेट होता है। अब शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट का मतलब क्या है कि हमारा पूरा का पूरा कर्व यहाँ से जाके ऊपर हो गया। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कुछ B पॉइंट है जो अटेनेबल है, यहाँ पर A पॉइंट था और यहाँ पर कोई C पॉइंट था आगे। मान लो अब हम उस C पॉइंट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो क्या रीजन होगा कि हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब देख सकते हैं शिफ्ट कब होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अब क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा बना सकते हैं। और यहाँ पे हम दोनों गुड्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करें, यानी एक ही, दोनों की होगी। अब वो हम बोल सकते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन आ गया। ठीक है, तो इस वजह से अब हम दोनों गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा शिफ्ट हो गया वो आउटवर्ड। ठीक है, अब वही मान लो हमारा ये PPC था और अब हमारा ये अंदर वाला PPC बन गया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई है।
मुझे पता है कि हमने उसको कांस्टेंट लिया हुआ है, मगर ये उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, तो हम जो गुड्स पहले प्रोड्यूस कर पा रहे थे अब उससे हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई दोनों की, ठीक है। अब आता है रोटेशन। When there is a change in productive capacity with respect to only one good। अब हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि खाली एक गुड की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। मान लो कि हमारा खाली x हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या फिर हम खाली y ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, y की यूनिट्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मान लो कि हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया कि वो खाली x का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, y का नहीं, तो इसमें शिफ्ट हमारा सिर्फ किधर की तरफ होगा, x की तरफ होगा। x का हम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, मगर y के वही प्रोडक्शन वही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा ही अगर मान लो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करी जो y की एक्स्ट्रा यूनिट्स बना पा रही है, मगर x की वही यूनिट्स बन रही है, अभी भी उसकी यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आया, तो ये हमारा रोटेशन होता है। तो आपको आई होप कि आपको शिफ्ट एंड रोटेशन अब क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की स्लाइड्स हमारी अब कंप्लीट हो गई हैं। आपको पीपीसी कर्व समझ में आ गया होगा। ये हमारा पीपीसी कर्व होता है। मैं अगर एक ओवरव्यू दे दूं आपको, ये हमारा, यहाँ पे हमारा गुड एक्स है और यहाँ हमारा गुड वाई है, ठीक है। इसके एक फर्दर यूनिट बनाने के लिए हमें एक्स वाई की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसको हमें फर्दर थोड़ा और करना पड़ता है इसकी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए। तो ये हमारा पीपीसी कर्व बताता है कि कितनी यूनिट हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है दूसरे की एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए। और जितने भी पॉइंट्स हमारे पीपीसी के ऊपर आते हैं वो हमारे अटेनेबल होते हैं, और जो उसके अंदर आते हैं वो भी अटेनेबल होते हैं। मगर जो पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट होता है वो हमारा अनअटेनेबल पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। एक हमने एमआरटी के बारे में पढ़ा था। एमआरटी हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, कि कितना हमें यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, कितना एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए किसी प्रोडक्शन की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।